दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। चुनाव जो है 50% कंप्लीट हो चुका है। 4 फेज की वोटिंग यहां पर पूरी हो चुकी है और अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल है कि अभी तक जो है कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी सीटें आने की कितनी संभावना है। बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि आप बताओ कि किसकी हवा चल रही है, क्या सचमुच में हवा बदली है या फिर नहीं बदली है। तो आज इस वीडियो में, क्योंकि 4 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, 50% चुनाव यहां पर हो चुका है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताना चाहता हूं कि क्या मेरे को क्या लगता है कि क्या हवा बदली है और मेरे हिसाब से कौन सी पार्टी इस टाइम पर कितनी सीटें जीत रही है 4th फेज के बाद। ये मैं पूरी तरीके से अनफिल्टर्ड वे में आपको यहां पर आज बताने का काम करूंगा, इसलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो शुरुआत करना चाहूंगा और शुरुआत में इस बात को मैं यहां पर बोलना चाहूंगा कि देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब से ये चुनाव स्टार्ट हुआ है और उससे 4th फेज तक लेकर के यहां पर मोदी जी का जो कैंपेन है वो पूरा 180 डिग्री चेंज हो चुका है। मतलब मोदी जी जो शुरुआत में बोल रहे थे उसका पूरा अपोजिट यहां पर बातें इस टाइम पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पार अब की बार याद है आपको किस तरीके से मोदी जी अपने हर भाषण में सिर्फ 400 पार से ही शुरुआत करते थे और अपने भाषण के अंदर कम से कम 5-6 बार 400 पार का जिक्र करते थे। अब इससे उस टाइम पर एक क्लियर कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा था। इनफैक्ट अगर मैं यहां पर स्विंगिंग वोटर्स के बारे में बात करूं तो उनके अंदर एक ऐसी इमेज बनाई जा रही थी कि मोदी जी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, जिससे कि जो स्विंगिंग वोटर्स हैं वो अपने आप ही मोदी जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और स्विंगिंग वोटर्स ही चुनाव के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो अपने किसी के भी कट्टर वोट बैंक होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा स्विंगिंग वोटर्स ही होते हैं, जो कि पिछले चुनाव में किसी और को वोट कर चुके होते हैं और इस बार उनकी संभावना होती है किसी और को वोट करने की। अब जहां पर एक तरफ मोदी जी तो कॉन्फिडेंट नजर आ ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं, अपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कॉन्फिडेंस तो देखने को मिल रहा था लेकिन कोई स्ट्रैटेजी क्लियर यहां पर देखने को नहीं मिल रही थी। इनफैक्ट अगर रैलियों के बारे में, भाषणों के बारे में बात करें तो कोई भी बहुत बड़ी रैली या फिर कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिल रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां कर रहे थे, लेकिन एक कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिल रहा था जो इस टाइम पर देखने को मिल रहा है। यहां वही मैं फिर से बात यहां पर करना चाहता हूं मोदी जी की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि मोदी जी इस टाइम पर सबसे बड़ा लीडर उनको यहां पर दिखाया जा रहा था कि भाई यही हैं जो नैरेटिव सेट करते हैं, यही हैं जो पूरे इलेक्शन को यहां पर उसकी ड्राइविंग फोर्स बनने वाले हैं। फर्स्ट फेज में मोदी जी ने चुनाव के अंदर बात करी 400 पार की, सिर्फ 400 पार करते चले गए। सेकंड फेज आते आते मोदी जी का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया बुलाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा ना, मतलब यार इतना तो रणवीर सिंह भी अपना कॉस्ट्यूम नहीं बदलता होगा एयरपोर्ट जाने के लिए जितनी बार मोदी यहां पर अपना कैंपेन चेंज कर रहे थे। थर्ड फेज तक आते आते फिर से एक बार मोदी जी ने कैंपेन चेंज किया और मोदी जी ने कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो है वो आपकी एक भैंस छीन करके आपसे ले जाएगी और मुसलमानों को जाकर के बांट देगी। ये सब बातें भी करनी शुरू करी मोदी जी ने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम के ऊपर। लोगों को इतना बेवकूफ बनाया गया, बिना लॉजिक की बातें यहां पर करी जा रही थी। और उसके बाद आता है 4th फेज, जहां तक आते आते मोदी जी बिल्कुल क्लूलेस हो गए। फिर से 180 डिग्री का टर्न मारा और यहां पर दिखाना शुरू कर दिया कि वो मुसलमानों के बहुत बड़े हितैषी हैं। साथ में एक हफ्ते के अंदर 2 बार यहां पर मोदी जी रोए। अब आप खुद सोचो, इतने बड़े देश का सबसे बड़ा लीडर जिसको दिखाया जा रहा था, जिसका एक इमेज बना दी गई थी, वो अगर एक हफ्ते में 2 बार रोता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा साइन है कि वो लीडर जो है अपना प्लॉट पूरी तरीके से लूज कर चुका है। ऑल्सो इसी बीच में मोदी जी ने यहां पर एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसको कि सबसे बड़ा साइन माना जा सकता है मोदी जी के इस टाइम पर गड़बड़ कैंपेन का। मोदी जी ने यह बात बोली कि अडानी अंबानी जो है वो अपना काला धन इस टाइम पर कांग्रेस को दे रहे हैं, टेम्पो में भर करके काला धन लेकर के जाते हैं कांग्रेस को पूरे के पूरे चुनावी कैंपेन का इन 4 फेजेस के अंदर। एक और इससे भी बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो कि आगे चल के आपको कहानी में सुनाऊंगा अभी। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहली चीज, मोदी जी बहुत टाइम से अडानी को यहां पर सेफ गार्ड कर रहे थे। उसी अडानी के ऊपर मोदी जी ने एलिगेशंस लगाए कि इनके पास काला धन है। तो ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिरकार अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली इस पूरे स्टेटमेंट के बाद। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, ये चुनाव से पूरी तरीके से रिलेटेड होता है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करेगा कि चुनाव में आखिरकार कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। और इन्हीं सारी प्रेडिक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। अब मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट बिना किसी नॉलेज के।
इनफैक्ट ये ऐप जो है स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट मानी जाती है। तो चलिए फटाफट आपको दिखाता हूं कि आखिरकार इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पर खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और अपना पिन डालकर मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं। अब मैंने सिलेक्ट किया बेस्ट वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं कि आखिरकार मुझे किस चीज में ट्रेड करना है। चलिए मैं यहां पर फिन निफ्टी को चूज करता हूं। अब यहां दिख रहे ट्रेंड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसके बाद और ऊपर जाएगा। एक अमाउंट मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं और अप के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूं और लास्ट में अब मुझे चूज करना है यहां पर फास्ट या फास्टेस्ट। तो अपने रिस्क को सबसे कम रखने के लिए मैं फास्ट ऑप्शन को चूज कर लेता हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आप 999 से अपनी डील को स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं करता। यहां पर ₹99 में आप पा सकते हैं लाइफ लॉन्ग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही यहां पर एक बहुत यूनिक फीचर है स्टॉप लॉस का फीचर, जो कि ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड के ऊपर स्टॉप लगा देता है अगर आप लॉस की एक डिफाइंड लिमिट तक यहां पर रीच कर जाते हैं। और इसी फीचर की वजह से ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही सेफ और बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को और कितनी आसानी से यहां पर आपने 1652 रुपीस का प्रॉफिट किया है ये भी आप देख सकते हो, जो कि 63% है इन जस्ट 2 मिनट्स। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा और बेस्ट इन इंडस्ट्री फीचर है जहां पर ये ऐप जो है 19 रुपीस ब्रोकरेज चार्ज करती है अगर आप प्रॉफिट यहां पर कमाते हो और सिर्फ 9 रुपीस एज अ ब्रोकरेज चार्ज करती है अगर आप लोग यहां पर लॉस करते हो। वहीं दूसरी तरफ इसी सर्कमस्टांसेस में और जो एप्स हैं वो 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज करती हैं, चाहे प्रॉफिट करो चाहे आप लॉस। अब क्योंकि ये ऐप इतनी सेफ और इजी टू यूज है तो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस आना चाहता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, कौन कितनी सीटें जीतने वाला है। इसका एक और बहुत बड़ा इंडिकेटर ये भी है कि आखिरकार मीडिया से किस तरीके की इंटरेक्शन यहां पर चल रही है, चाहे मोदी जी हो या फिर कांग्रेस के लोग हो। वैसे तो मोदी जी ने पिछले 1-1.5 महीने में 7 से 8 इंटरव्यूज यहां पर दिए हैं। कुछ इंटरव्यूज तो ऐसे भी हैं जहां पर 3-3, 4-4 इंटरव्यूज बैठ करके मोदी जी को इंटरव्यू कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं यहां पर अपोजिशन की बात करूं तो इंटरव्यूज तो दिए गए हैं लेकिन ज्यादा फोकस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर रखा गया है। अब मैं आपको बहुत क्लियर डिफरेंस यहां पर बताना चाहता हूं। देखिए, इंटरव्यू में किसी भी तरीके से सवालों को डॉज किया जा सकता है अगर इंटरव्यू ऑलरेडी स्क्रिप्टेड हो, अगर पहले से ही सवाल जवाब जो है डिस्कस कर लिए जाए। लेकिन यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजों को डॉज नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारे पत्रकार सामने बैठे होते हैं और अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्वेश्चंस वो लोग लेकर आते हैं, तो वहां पर रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। वेयरएज इंटरव्यू के अंदर सवालों को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत इजी मैनिपुलेशन वहां पर हो जाती है। अब जैसे ये 7-8 इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं यहां पर, वो इंटरव्यू देख करके लगता है पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। आप थकते क्यों नहीं, आपकी माता जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं, आपको इतनी गालियां पड़ती हैं, आपका उसके बारे में क्या कहना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ इंटरव्यू में नहीं बल्कि बीजेपी IT सेल अगर आप जाकर के देखोगे ना, वहां पर भी इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे जो बीजेपी के IT सेल के फॉरवर्ड्स आते हैं वहां पर भी इस तरीके की बातें सुनने को मिल जाएंगी। वही चीजें इंटरव्यू में लपेट करके पूछ लेते हैं और फिर उसको कहते हैं कि ये इंटरव्यू हो गया बहुत बड़ा। हाँ, डेफिनेटली इंटरव्यू में भी बहुत सारी सच्चाइयां पता चलती हैं, लेकिन वो इंटरव्यू जो है वो एक हार्ट टू हार्ट टाइप के इंटरव्यूज होते हैं और वो अनस्क्रिप्टेड होते हैं। वहां पर एक सेट सवाल नहीं पूछे जाते। और रिसेंटली इन्हीं इंटरव्यूज की वजह से मोदी जी के अपने जो वोटर्स हैं उनके बीच में भी काफी ज्यादा नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग इन इंटरव्यूज के एंटी बहुत सारी बातें लिखते हुए नजर आते हैं। ज्यादातर मोदी जी के अपने फॉलोअर्स इन इंटरव्यूज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस टाइम पर। इनफैक्ट यहां पर मैं बात करना चाहूंगा क्लैरिटी ऑफ कैंपेन के भी बारे में। देखिए, 2014 में, 2019 में और 2024 में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस है मोदी जी की अपनी क्लैरिटी के बारे में। अब हालत यहां पर यह हो चुकी है कि एक दिन मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान कभी नहीं करने वाला। जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और फिर दूसरे दिन खुद ही हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते हैं। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। एक दिन कहते हैं कि कांग्रेस आपका सारा सोना लेकर मुसलमानों में बांट देगी। मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और दूसरे दिन कहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए किया ही क्या है, इस बात की चिंतन करने की जरूरत है मुसलमानों को। और मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस
दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या, आत्ममंथन कीजिए। सो इससे हमारे को ये समझ में आता है कि मोदी जी के दिमाग में कैंपेन को लेकर बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं, और इसी की वजह से उनके जो वोटर्स हैं वो भी ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको यहां पर खुद लग रहा है कि आखिरकार यहां पर इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है पार्टी के द्वारा। इनफैक्ट मैनिफेस्टो की भी अगर यहां पर बात करें, जो कि चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसमें भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में ज्यादा बात हुई, और खुद मोदी जी ने भर भर के बात करी है यहां पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसका नाम है न्याय पत्र, उसको लेकर के मोदी जी रोज अपने भाषणों में डिस्कशन करते थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है जिसका नाम है मोदी की गारंटी, उसके बारे में मोदी जी ही बात नहीं कर रहे काफी टाइम से। इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर एक डेटा भी दिखाना चाहता हूं, प्रियांशी शर्मा एक जर्नलिस्ट है, उनकी तरफ से सामने आया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कि 48 पेज का है और बीजेपी का 76 पेज का मैनिफेस्टो, इसमें कौन से टर्म का कितनी बार जिक्र है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मणिपुर का 2 बार जिक्र है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1 बार भी नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जॉब्स का 36 बार जिक्र है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ 2 बार जिक्र है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन का मेंशन 6 बार है और बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ 2 बार है। इन्फ्लेशन का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 3 बार है, इन्फ्लेशन का बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1 बार है। इक्वालिटी का कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 3 बार है और बीजेपी के में 1 बार है। मुस्लिम्स का कांग्रेस में 1 बार भी नहीं है, लेकिन बीजेपी का 1 बार यहां पर मेंशन जरूर आता है। सोशल जस्टिस की 4 बार बात करी गई है, बीजेपी के द्वारा 1 बार भी नहीं करी गई। एलजीबीटीक्यू के बारे में 3 बार बात करी है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 1 बार भी नहीं करी। जीएसटी के बारे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 14 बार बात करी गई, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 3 बार बात करी गई है। और मोदी शब्द जो है इसका 67 बार जिक्र किया गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो में, और इस चीज ने भी जनता के अंदर एक बहुत ही गलत मैसेज भेजा है। सोशल मीडिया की खास तौर से अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया के अंदर जो स्विंगिंग वोटर है उसको यह बात कतई भी पसंद नहीं आई कि आखिरकार बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ मोदी का जाप क्यों चल रहा था यहां पे। अब जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि साल 2014, 2019 और 2024 पूरी तरीके से डिफरेंट है यहां पर मोदी जी के माइंड क्लैरिटी के बारे में। एक और वे में बहुत डिफरेंट है, 2014 में मोदी जी की क्लियर वेव थी, 2019 में भी मोदी जी की यहां पर क्लियर वेव थी, और पुलवामा के बाद और ज्यादा वेव यहां पर बन चुकी थी। लेकिन 2024 में सबसे पहली चीज आप पूछ रहे थे हवा किसकी है, मोदी जी की क्लियर वेव कहीं पर भी यहां पर नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर मैं हवा के बारे में यहां पर बात करूं तो 4 फेजेस के अंदर हवा डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर चेंज हुई है, और इससे भी बड़ी हवा रिसेंटली तब चेंज हुई जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई, और वो है इस पूरे कैंपेन का अभी तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसके बारे में शुरू में भी मैंने आपको बताया था। केजरीवाल को बेल मिलते ही एकदम से नैरेटिव रातों रात बदलना शुरू हो गया। इनफैक्ट केजरीवाल ने जो ये बात बोली कि मोदी जी पीएम नहीं बनने वाले, अमित शाह पीएम बन सकते हैं और योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से हटाया जा सकता है, उससे पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। जो नैरेटिव पहले मोदी जी सेट कर रहे थे वो रातों रात अरविंद केजरीवाल के बेसिस पर सेट होना शुरू हो गया यहां पर केजरीवाल के बेल के बाद, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब क्योंकि यहां पर ये बात तो मैं मान ही रहा हूं कि हवा तो बदल चुकी है, लेकिन एक चीज अभी भी ऐसी है जिसके बेसिस पे ऑन ग्राउंड ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को काफी तगड़ा सपोर्ट था और कांग्रेस या फिर अपोजिशन के एंटी वो चीज जा रही थी, और वो था 5 किलो जो मुफ्त का राशन मोदी जी बांटते थे 80 करोड़ लोगों को। हाँ, फ्रीबी, जिसको मोदी जी खुद यहां पर क्रिटिसाइज करते थे, वो मोदी जी ही पिछले 3-4 साल से बांटने का काम कर रहे थे 80 करोड़ लोगों को। उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा प्रो थे ऑन ग्राउंड पर लोग बीजेपी के, और ये बार बार मीडिया की रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी कल की ये बात है कि अगर कांग्रेस यहां पर जीती है तो 10 किलो राशन यहां पर मुफ्त में दिया जाएगा देश की जनता को। मतलब मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, ये लोग यहां पर 10 किलो देने का काम करेंगे। हालांकि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये मोदी जी की 5 किलो वाली स्कीम जिसकी वजह से काफी प्रो थे मोदी जी के लोग, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट कर सकता है यहां पे। तो मैं आना चाहता हूं मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे, सारी चीजों को सम अप करके देखूं यहां पर, और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैंपेन को भी साथ में रखकर देखूं, या फिर जितनी स्कीम्स हैं मैनिफेस्टो को भी साथ में रखकर देखूं। हवा तो डेफिनेटली चेंज हो चुकी है, लेकिन इस हवा के चेंज होने के बावजूद अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम की भी अगर बात करी जाए तो बीजेपी यहां पर 240 सीटों के आसपास मुझे जीती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अपोजिशन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। अपोजिशन के लिए विक्ट्री यहां पर सिर्फ 272 सीटों को पार करना नहीं है, मोदी की पावर को रोकना भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री था, जो कि एक्चुअली में इस टाइम पर रियल होता हुआ नजर आ रहा है। अब डेफिनेटली ये नंबर चेंज हो सकता है आगे आने वाले फेजेस के अंदर, लेकिन अभी के लिए मुझे क्या लग रहा है ये मैंने आपको यहां पर क्लियरली बता दिया। वैसे एक बात भी पूरी तरीके से और पक्की है, चाहे जीत किसी की भी हो और हार किसी की भी हो, ये मेरे हिसाब से पिछले एक डेकेड का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है जो कि मैंने देखा है। अब मैंने तो अपना बता दिया, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हां, अगर मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पिन कमेंट में भी यहां पर लिंक दे रखा है, उससे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।